आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी मॉडल जो है किस तरीके से काम करेगा सर, और क्या इसकी भूमिका है सर? चीन ने 15-16 जून की रात्रि को जो व्यवहार भारत के साथ किया है जी, वो हम मानते हैं लक्ष्मण रेखा अब पार हो गई है। जी बिल्कुल। चीन पहले भी छल कपट से व्यापार करता था, ऐसा नहीं था कि हम उसको समझ नहीं रहे थे। जी चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी से बचता हुआ वो भारत में माल डंप करता था, चाहे वो अंडर इनवाइसिंग करके वो लागत से भी सस्ती कीमत पर हमारे बाजार को खत्म करने के लिए अपना माल यहाँ बेचता था जी, और अनेक प्रकार से वो दूसरे देशों की मार्फत भी अपना माल भारत में भिजवाता था। ये हम समझ रहे थे और इसके लिए हमने 2017 में एक अभियान भी लिया था। उस अभियान के अंतर्गत हमने देश भर में जन जागरण किया था। 1,10,00,000 लोगों के हस्ताक्षर कराए थे, डिजिटल नहीं, 1 to 1 मिलकर, पार्कों में, मेट्रो में, बस स्टेशन पर। और 29 अक्टूबर 2017 को हमने रामलीला मैदान में रैली की थी जिसमें 1.5 लाख लोग देश भर से आए थे। जी, उसका एक प्रभाव पड़ा जनता में भी, चीन के सामान के प्रति एक गंभीरता को लेके उसका स्तर बढ़ा और सरकारी अफसर भी चीजों को समझने लगे। चीन जिस तरीके से आता जा रहा है इसे रोकना पड़ेगा। तो हमारी रैली के बाद भारत सरकार ने 100 चीनी वस्तुओं पर, आइटम्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जी। तो उसके छल कपट को हम समझ रहे थे। 15 जून की रात्रि को जो उसने किया, जब मैं कहता हूं लक्ष्मण रेखा अब पार हो गई है, अब पूरे भारत में चाहे वो जनता हो, भारत की प्रज्ञा हो, भारत की अफसरशाही हो और राजनीतिक नेतृत्व हो, सामाजिक संगठन हो, सब एक मन हो गए हैं कि चीन को रोकना होगा। अगर अभी चीन को नहीं रोका गया तो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व मानवता के लिए चीन एक भस्मासुर बन जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमने अभियान पहले से लिया। ये घटना तो 15 जून को हुई थी। हमने चीन को समझते हुए 20 मई से ये अभियान शुरू कर दिया था, स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। जी। अब भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे जेम के पोर्टल पर किस देश में माल वो बना है उस देश का नाम उल्लेख करना होगा। हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी अब कस्टम पे सारे अधिकारी सतर्क हो गए हैं और आप जानते हैं जब अधिकारी सतर्क हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई नियमों के भीतर ही अनेक प्रावधान होते हैं। तो बंदरगाहों पे चीन का माल अटका पड़ा हुआ है जी, और अनेक प्रकार से चाइनीज ऐप को बैन करने की बात चल रही है। हाईवे के ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर करने की बात चल रही है, BSNL के कॉन्ट्रैक्ट से वगैरह वगैरह। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें चीन का मॉडल सूट नहीं करता। चीन का मॉडल चीन को भी सूट नहीं करता, वो शोषणकारी है। तो चीन में शासक वर्ग जो है वो भले ही लाभ में हो, लेकिन चीन की आम जनता भी त्रस्त है। जी। हमें अमेरिका का मॉडल भी सूट नहीं करता, हमें भारतीय मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि चीन एक अलोकतांत्रिक देश है, हम लोकतांत्रिक देश हैं। तो उसके मॉडल में हम अपने आप को फिट नहीं बैठा सकते। वो किसानों की जमीनें छीन लेता है, वो मजदूरों से बेतहाशा उनके अधिकारों का हनन करके काम लेता है। तो हम लोकतांत्रिक देश, हम ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका का मॉडल देखें तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक मूल्यों की एक विरासत है, बड़ी समृद्ध परंपरा है। अगर हम अमेरिका के मॉडल पे चलेंगे तो फिर हमें वो परंपरा छोड़नी पड़ेगी, हमें अपने परिवार छोड़ने पड़ेंगे। फिर माँ के हाथ के भोजन की जगह आपको प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड एक हफ्ते का घर में लाके रखना पड़ेगा। हमें अपनी तरफ लौटना पड़ेगा और हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी और कैपिटल ये हमारी जरूरत है, ये हमारी ताकत नहीं है। अमेरिका चीन की ये ताकत है, पूंजी और तकनीक, लेकिन हमारी ये जरूरत है। तो हमें अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी और जब आदमी अपनी ताकत पहचान के
अपने जी पाले में आके जब जो दांव करता है अपने, जिसमें वो जी उसमें स्ट्रांग होता है, तो वो जीतता है। हमारी ताकत है हमारे गांव, जी हमारी ताकत है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। ये जो भूमि है, जी पूरे विश्व में ये भूमि को ऐसे नहीं कहा गया सुजलाम सुफलाम, इसके जी पीछे तर्क हैं, इसके पीछे आंकड़े हैं, इसके पीछे विज्ञान है। हिमालय जिसका किरीट है, सागर जिसके पैर पखारता है, ये हिस्सा भारत जो है ये विश्व का केवल 2% है जी भूमि, और इसमें 1% भूमि वो सिंचाई के योग्य है, कृषि के योग्य है। जी आप देखिएगा पूरे विश्व में अगर 100 रुपया जमीन है तो जी भारत जी के पास 1 रुपया जमीन है। उस 1 रुपया जमीन में जो कृषि योग्य है उसमें भी 3 हिस्से हैं। 33 पैसा है जहां कोई साधन ही नहीं है सिंचाई का, लेकिन जी, भूमि बिल्कुल। कृषि योग्य है। तो वहां हम जोहड़ तालाब वो कैचमेंट में आता है, जो कभी ना कभी जहां बारिश होती है, कभी ना कभी, जी तो उस वक्त हम जल संग्रह करके, लाखों तालाब पहले हमारे यहाँ होते थे। दूसरी भूमि है जहां वर्षा होती है, जी और बिल्कुल। तीसरी हिस्से की भूमि है जहां एश्योर्ड इरिगेशन है, नहर है या ट्यूबवेल से इरिगेशन है वगैरह। तो 100 रुपया जमीन में से 1 रुपया जमीन कृषि योग्य है, उसमें भी 33 पैसा फुल्ली इरिगेटेड, रेनफेड और अनइरिगेटेड है। लेकिन हमारे जी पास विश्व का 18% मनुष्य है और विश्व के 20% मवेशी हैं। लाइफ जी स्टॉक सेंसस 2011 के अनुसार देश में 52 करोड़ मवेशी हैं, उसमें से 19 करोड़ 10 लाख गाय हैं, 10 करोड़ 80 लाख भैंस हैं, बाकी जी और ये धरती इतनी उपजाऊ है कि विश्व के सर्वाधिक एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स 127 भारत में हैं। जी बायोडाइवर्सिटी भारत में है, हजारों प्रकार के बीज हैं और एक एक बीज की हजारों नस्लें हैं। बैंगन है तो 3000 प्रकार का, उत्तराखंड में जी चावल राजमा है तो 100 प्रकार की, तिल भी उगता है, ताड़ भी उगता है। तो हमारा ये मानना है कि भारत के मवेशी जिसको जी कृषि से हटा दिया गया, भारत के मवेशी का गोबर जिसको कृषि खाद से हटा दिया गया, भारत जी के मवेशी को, भारत की भूमि को और भारत के मानव संसाधन को, गांवों को ठीक से हम नियोजन जी कर लेंगे तो हम जी दुनिया के 400 करोड़ लोगों के लिए, दुनिया की लगभग 750 करोड़ आबादी है, हम जी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे सकते हैं। और जो बिल्कुल हमारा सही बात स्ट्रेंथ कही। एरिया है, मैं इसमें 2 चीजें आपके ध्यान में डालना चाहूंगा। हमने जी मवेशी को हटाकर कृषि से या तो उसे दूध का जरिया मान लिया या मीट जी का जरिया मान लिया। जी अगर हम मवेशी को कृषि में लगाते हैं तो जी दूध उसका उप उत्पाद है। पिछले वर्ष हमने 5300 करोड़ किलोग्राम, मैं जिम्मेदारी से जी कह रहा हूं, आप मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जी 5300 करोड़ किलोग्राम रासायनिक कीटनाशक और खाद जी भारत के खेतों में डाली है। हर आदमी के हिस्से देखें तो 4 किलो हर महीने हर आदमी ने ये जहर खाया, और उसके कारण क्या हुआ, 25% एडल्ट पॉपुलेशन वो बीपी की मरीज जी हो गई है। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आंकड़ा है, भारत सरकार की संस्था है। हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन गए हैं और जी किडनी कैंसर ये घर घर का रोग हो गए हैं। दूसरी तरफ पिछले वर्ष के ही बजट में सरकार ने ये रासायनिक जहर जो उत्पादन करती हैं कंपनियां, जी यूरिया, उसको 80,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी। 25 से 30,000 करोड़ का हमने विदेशों से आयात भी किया। जी तो कहने का मतलब, अगर हम ठीक से अपने मवेशी को, मानव संसाधन को, कृषि भूमि को, जल का ठीक से नियोजन कर लें तो एक और हमारा ये 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी तो डायरेक्ट बचेगी।
जी बिल्कुल। दूसरी ओर ऑर्गेनिक हमें उत्पाद मिलेंगे और पूरे विश्व को हम देकर गांवों को समृद्ध कर सकते हैं। उसी का अभियान हमने ये लिया है। उसमें हम उसमें लगभग 10 लाख वॉलंटियर्स जुड़ गए हैं। हर जिले में 8 से 10 लोगों की हम टीम बनाएंगे और वो डिफरेंट एरिया के एक्सपर्ट होंगे। कृषि उपज को ऑर्गेनिक कैसे करना है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स वो वहीं लगे जिले में। जैव उत्पादों का प्रसंस्करण, टमाटर है तो चटनी बने, गन्ना है तो उसका रस कैसे वहीं पैक हो, वगैरह वगैरह। और उस जिले में जितने प्राकृतिक संसाधन है, कृषि के अलावा अन्य संसाधन भी होते हैं, खनिज वगैरह, तो जिला का कृषि और जिले के प्राकृतिक संसाधनों का उद्योग वहीं लगे। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत हर जिले में 8 से 10 युवकों की हम टोली बना रहे हैं। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपर्ट होगा, कोई उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स का होगा, कोई उसकी पैकेजिंग का होगा, कोई उसको फाइनेंस, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देती हैं, किसानों को जानकारी नहीं है तो उनकी जानकारी, और इंडियन इन्वेस्टर्स को भी उसमें आकर्षित करना कि पैसा लगाइए, क्योंकि अब कहीं धंधा नहीं है। अब व्यापार अगर होगा तो वो ग्रामीण भारत में होगा और फिर उसको ई कॉमर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड बेचना। ऐसे एक योजना के साथ हमने अभियान लिया है और गांव को खड़ा करेंगे। गांव खड़ा होगा और गांव अगर खड़ा हो गया तो भारत खड़ा हो जाएगा, और भारत अगर खड़ा हो गया तो वो विश्व को भी रास्ता दिखा देगा। आज पूरी विश्व मानवता संकट में। आप देखिए ना, हमसे 8 गुना बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, हमसे 4 गुना आबादी कम। अगर विकास का यही मॉडल है कि हमसे 8 गुना अर्थव्यवस्था बड़ी, आबादी 4 गुना कम, फिर भी कोरोना में हमने देखा वह भूखे लोगों की लाइन लगी थी फूड कूपन्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस मॉडल से जब वो नहीं प्राप्त कर पाए तो उनकी नकल करके हम क्या पाएंगे? अपना बचा खुचा और खो देंगे। इसलिए हमें वापस गांव की तरफ लौटना पड़ेगा। इसी अभियान को हमने लिया। लेकिन आज भी हमारे देश में कृषि करने के लिए जो यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है, उन मशीनें जो इस्तेमाल हो रही है वो भी चाइना से आ रही है मशीनें सर। तो किस तरीके से करेंगे सर? क्या स्वदेशी जागरण मंच का मॉडल है किसानों के लिए, कृषियों के लिए? जी, आपने बड़ा अच्छा पूछा कि सैद्धांतिक के अलावा व्यवहारिक स्तर पे हम क्या करेंगे। जी, हम अगर देखें तो हमारा ये मानना है कि कृषि में जी यंत्रों की भूमिका को घटाना होगा जी, और कृषि में रसायन की भूमिका को घटाना होगा। जिससे किसान की लागत घटेगी। हमारा लक्ष्य है, और आंध्र प्रदेश में लाखों किसान ये कर भी रहे हैं, 6 लाख किसान कर रहे हैं ये जीरो बजट फार्मिंग। जी, वर्तमान जो कृषि है यंत्र आधारित और रसायन आधारित, इससे किसान की लागत बढ़ जाती है। यंत्र की भूमिका अगर हम देखें, ट्रैक्टर को अगर हम देखें कृषि यंत्र के रूप में, या रासायनिक खाद यूरिया को, तो ये पिछले 150 वर्ष में आई है, उससे पहले नहीं होती थी। बिल्कुल। और इतनी तेजी से आई हैं, आपको हैरानी होगी कि हरित क्रांति के नाम पे हमने कुछ भगवान गढ़े। जी, कृषि में जटिलता, कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं की जटिलता में जाए बिना और एक एक धागे को सुलझाने की बजाय उन भगवानों ने कृषि का जहरीलीकरण कर दिया, कृषि का मशीनीकरण कर दिया। जी, 1965-66 में अगर हम देखें तो 5 से 6 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में डलता था। जी, और हरित क्रांति के नाम पर आज 135 किलो प्रति एकड़, हेक्टेयर नहीं, तब 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर था, अब 135 किलो एवरेज प्रति एकड़ डलता है, और कुछ जिलों में 400 किलो तक डलता है। जी, उसके कारण से हमारी मिट्टी बंजर हो रही है। COP14 हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नोएडा में सितंबर 2019 में, प्रधानमंत्री जी गए थे। जी, उसमें बताया कि हमारी 900 लाख हेक्टेयर
कृषि योग्य भूमि बंजरीकरण की तरफ चली गई है और सरकार ने लक्ष्य लिया है कि 2030 तक 260 लाख हेक्टेयर जो हमारी भूमि बंजर हो गई है उसको रिवाइव करेंगे। तो उसके बजट को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे रिवाइव करने, क्योंकि भूमि तो रिवाइव होगी तो गोबर की खाद से होगी और कोई तरीका नहीं है भूमि को रिवाइव करने का। जो चीन से कृषि यंत्र है, जब हम यंत्रों की भूमिका घटा देंगे तो स्वाभाविक है चाइना के यंत्रों की वो भी कम होगी। उसके अलावा हम 3 सेक्टर्स में बांट रहे हैं चीन को लड़ने के लिए। पहले चरण में जो जीरो टेक्नोलॉजी गुड्स हैं जी, हम मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, या शेव करने का ट्रिमर है जी, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसी लगभग 450 आइटम्स जो एक संगठन है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके साथ हम चल रहे हैं कि दिसंबर 21 तक जो 4 वर्टिकल्स आइडेंटिफाई किया। पहले चरण में जो जीरो टेक्नोलॉजी गुड्स हैं और वो 450 आइटम है, उसके लगभग 3000 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दिसंबर 21 तक हम वो कंप्लीटली भारत में ही बनने लग जाए और क्वालिटी और रेट में कम्पिटिटिव बनने लग जाए। उसके लिए पिछले 3-4 दिन से हमारी अनेक उद्योग संगठनों से बात हुई है। कल मोबाइल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज महेंद्र जी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 15,000 की कीमत तक का जो मोबाइल है उसमें हम सामर्थ्य रखते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे और उससे ऊपर की रेंज में थोड़ा समय लगेगा। फिर दूसरे चरण में ऐसे फेज वे में हम चीन से जो चीन पे हम परावलंबी हो गए हैं वो हम निपट लेंगे। जाने से पहले, क्योंकि समय हमारे पास, समय की सीमा थोड़ी सी कम है हमारे पास, लेकिन जाने से पहले फिर भी दीपक सर, ये जो हम लोग मुहिम अब छेड़ चुके हैं, इस मुहिम को हम चला रहे हैं, स्वदेशी अपनाए विदेशी भगाए, चाइना का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइनीज वस्तुओं को खरीदकर जो पैसा आप चीन को दे रहे हैं वो पैसा हमारे देश के खिलाफ भी चाइना इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी भी चाइनीज वस्तु को इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि उस पैसे का इस्तेमाल चाइना कहां कर रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल चाइना हमारे सेनाओं के खिलाफ कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। तो दीपक सर, जाने से पहले ये जो स्वदेशी अपनाने की मुहिम है, इसके लिए जनता को क्या आप आह्वान करना चाहेंगे सर? मेरा यही आह्वान है, चीन जिस रास्ते पे चल गया है जी, चीन जिस रास्ते पे जा रहा है जी, किसी को भी जरूरत नहीं है चीन को गिराने की। चीन स्वयं नष्ट होगा जी। चीन को अगर हम देखें तो चीन का इंटरनल डेट वो उसके जीडीपी का 283% हो गया है जी। भारत का वो 130% है अभी जी। चीन का जितनी अर्थव्यवस्था है जी, जो भी 10-11 ट्रिलियन डॉलर की, उससे लगभग 3 गुना चीन का अपना आंतरिक कर्ज है जी। और चीन ने जितना अपने यहाँ फैक्ट्रियां लगा ली हैं, उसकी यहाँ जितने माल उत्पादन करने की क्षमता हो गई है, चीन की फैक्ट्रियां 40% से ज्यादा उत्पादन नहीं कर रही हैं। जी, आप समझ सकते हैं कोई फैक्ट्री जितनी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर वो उतना प्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो फैक्ट्री बंद होना तय है। ऊपर से कोरोना के कारण विश्व का उससे मोह भंग हुआ है, वहां से दूसरे दुनिया की कंपनियां छोड़ छोड़ के उसको जा रही हैं। बिल्कुल। अनेक देशों में चीन के माल को खरीदने के प्रति एक वितृष्णा आई है। बिल्कुल। चीन दिवालिया हो रहा है, इस दिवालिया से निकलने के लिए उसने OBOR का जाल बुना। वो 40 साल तक वो चाहता था कि 1 बेल्ट 1 रोड बनाकर उसका सीमेंट बिके, उसकी स्टील बिके, उसकी सड़क और ये बंदरगाह और रेल बनाने की जो हैवी मशीनरी है वो बिके, तो वो अपने दिवालिये से निकल जाएगा और उसके बाद उसको एक विश्व मार्केट मिल जाएगी 65 देशों की। तो वो OBOR उसका खटाई में पड़ गया है। प्रधानमंत्री जी गए नहीं उसके उद्घाटन पे, क्योंकि वो पीओके से होके जा रहा है, हमारी भूमि से होके जा रहा है।
चीन ने फिर नया जाल बुना RCEP का। 16 देशों को वो फांसना चाह रहा था, बिना टैक्स के उसका माल उन देशों में जाए। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाके कह दिया, मुझे गांधी जी का जंतर याद आ गया। तो एक के बाद एक चीन की जो आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है, उसी से बौखलाकर ये 15 जून की घटना की है। और इस घटना से हमारा संकल्प कमजोर नहीं होगा, हम निरंतर प्रहार जारी रखेंगे और चीन ढहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं।